हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम जो अभी आपका पेपर हुआ था एनुअल एग्ज़ाम उसको डिस्कस करेंगे। कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर वो कवर किए गए हैं, क्योंकि जो पेपर हुआ था आपका वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इवनिंग शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है, तो दोनों पेपर अच्छे से करके जाइएगा। एक तो यहाँ से आपको पैटर्न भी पता चलेगा। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो बच्चों पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम जो आपका एनुअल का पेपर आया उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। आप ये जो मार्किंग है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पर जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं उनमें भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेगा, यानी 80 में से आपको अब 27 नंबर लेने बहुत ही ज़रूरी हैं पास होने के लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड क दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नैसर्गिक एक अहरणीय अधिकार माना गया? तो वो कौन सा अधिकार है? तो ये तीनों ही अधिकार दिए गए थे फ्रांसीसी संविधान में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चयन आपको करना है। इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। इस देश की संसद की राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार है। इस देश की संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव कौन करता है? सेना भी करती है। तो ये कौन से देश की संसद की विशेषताएं हैं? तो ये चीन देश की संसद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। श्रम बल जनसंख्या में डैश आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो श्रम बल जनसंख्या जो होती है उसमें 15 से लेकर 59 जो है आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है एंड सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले आ जाएगा कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत हुआ, उसके बाद जैकोबिन सरकार का पतन, देन नेपोलियन का सम्राट, देन डायरेक्टरी का शासन और फिर नेपोलियन का सम्राट बनना। तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो डी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथन को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही परिभाषित शब्द आपको चुनना है। यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है वो लोग करते हैं। तो जहाँ शासक का चुनाव लोग करते हैं वो लोकतंत्र होता है। बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र है, बीमा तृतीय क्षेत्र है, वानिकी जो है प्राथमिक क्षेत्र है, फॉरेस्ट्री, लेकिन जो खनन है माइनिंग वो द्वितीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही भू आकृति वाले विकल्प की जो है चयन करना है। इसमें ऊंचे शिखर हैं, इसमें गहरी घाटियां हैं, इसमें तेज बहने वाली नदियां हैं। तो ये विशेषताएं किस भू आकृति की हो जाएंगी? देखिए, ऊंचे शिखर का मतलब क्या है कि यानी क्या है, वो पर्वत है, तो हिमालय पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है? तो कौन सी स्थिति नहीं है? तो गांव में भूमि धारक किसान, तो गांव के जो भूमि है जिनके पास, ठीक है, वो किसान वो निर्धनता की श्रेणी में नहीं आते। नगर में झुग्गियों में रहने वाले आते हैं। दैनिक वेतन उपयोगी श्रमिक भी आते हैं निर्धनता में, और ढाबों में काम करने वाले बच्चे भी। तो केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो कथन और अभिकथन कारण के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन दिया गया है, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। तो ठीक बात है, ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान करनी है।
तो इसमें भारतीय संसद के जो अंग हैं देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है लोअर हाउस और ये अपर हाउस, ठीक है। निचला सदन और ऊपरी सदन और राष्ट्रपति, ये तीनों ही भारतीय संसद के अंग हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका मुखिया होता है, इसीलिए ये इसके अंग में नहीं आएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आप करेंगे, देखिए तो पंजाब जो है वो क्या है, उच्च कृषि भूमि वृद्धि दर रहेगा। केरल मानव संसाधन जो हैं उन पर विकास पर बल दिया। आंध्र प्रदेश ये हो जाएगा अनाज का सार्वजनिक वितरण। और पश्चिम बंगाल भूमि सुधार के लिए। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही नदी द्रोणी का चयन कीजिए। यह ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये कौन सी है, ये कावेरी द्रोणी है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। कथन एक है, जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है मुद्रा छापी, जिसका मार्क मूल्य तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये गलत है। बड़े पैमाने पर मुद्रा छापेंगे तो मार्क मूल्य बढ़ेगा नहीं, घटेगा। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हालमार साख्त को सौंपी, तो ये ठीक है। इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा। कथन एक गलत है और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 14 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं उसी तरह से, तो आपको बताना है। संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। तो बिल्कुल दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों ठीक है और ये इसकी सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से कीमतें दी जाती हैं, इस कीमत को क्या कहा जाता है? तो पहले से जो कीमतें दी जाती हैं उसको न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है, ठीक है, न्यूनतम समर्थित मूल्य, एमएसपी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंग भेद शासन के विरोध में अन्य संगठन एकजुट हुए? तो किसके जो है विरोध में हुए? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के संगठन में। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण इनके रूप में दिए गए हैं। कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन है, भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। तो और कारण क्या है, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और ये सही व्याख्या भी है कि मार्च से मई तक क्या होती है, गर्मी की ऋतु, और उसका कारण ये है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 18 है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए डैश ने हस्तक्षेप किया। तो जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी जो सरकार थी उसने हस्तक्षेप किया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय खाद्य उद्यान सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही है, वो बताना है आपको। तो इसमें जो सही है, ये वर्ष 2013 में आरंभ हुआ था। लक्षित समूह योग्य परिवार और खाद्यान्न में गेहूं, चावल और अनाज मिला, लेकिन प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज मिला, ये गलत है। तो इसमें केवल 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खंड ख दिया गया है, अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ए है, रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्यों का उल्लेख आपको करना है। तो समाजवादी समाज के निर्माण के लिए कौन से 2 कार्य किए गए थे? आंसर रहेगा, रूस में शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो कीमतें हैं उनको स्थिर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो रूसी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं कौन सी थी? उस समय 85% जो जनता थी वो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी,
और रूस जो है अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। वहाँ पर उद्योग भी क्या थे, बहुत ही कम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड दिया गया है 22 जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करने के उपरांत किए गए 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए। तो उन्होंने तो खुद को ही राष्ट्रपति घोषित कर लिया था, तो उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। 2002 में जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष बढ़वा लिया और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से संविधान में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भौगोलिक विस्तार में आप लिख देंगे भारतीय भूभाग का केवल कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने अक्षांश तक फैली हुई हैं, कितना जो है लैटिट्यूड है, कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी दूरी है, तो वो सारी बातें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप जो है इतना भी दे सकते हो, 2 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है बेरोजगारी की अवधारणा के कुछ उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कीजिए। तो बेरोजगारी की अवधारणा, इसमें आपको उदाहरण से बताना है। बेरोजगारी जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते तो वो क्या कहलाता है, वो बेरोजगारी कहलाता है। उदाहरण है जैसे विशेष नामक व्यक्ति लकड़ी की कुर्सी बनाने का काम करता है। बाजार में प्लास्टिक की कुर्सियां आने से क्या हो गया, उसे प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता और जिस दिन मिलता है तो वहाँ प्रचलित दर पर नहीं मिलता। ठीक है, यानी जितनी जो फिक्स होता है मजदूरी, उसके ऊपर उसको काम नहीं दिया जाता, तो वो क्या कहलाती है, वो एक बेरोजगारी का उदाहरण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन खंड ग दिया गया है, इसमें लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है 3-3 नंबर के। क्वेश्चन 25 है, लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष क्यों खाली था? कोई 3 कारण आपको बताने हैं। तो फ्रांस का जो राजकोष था वो उस समय खाली था, उसके कारण क्या है? लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस का खजाना खाली होने के कारण है, पहला क्या है, अमेरिकी क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने में ब्रिटेन से लंबे समय तक युद्ध चलना, जिसकी वजह से वो खाली हो गया। वर्साय महल व राज दरबार की शान शौकत में खर्च फिजूल तरीके से किया गया। नियमित प्रशासनिक खर्च बहुत ज़्यादा था और केवल जो कर है वो तीसरे एस्टेट से लिया जाता था, इसीलिए भी राजकोष में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि खजाना नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, अथवा में दिया गया है रॉबेस्पियर सरकार द्वारा अपनाई गई नियंत्रण एवं दंड की नीति के बारे में आपको बताना है। तो रॉबेस्पियर सरकार ने जो नीति अपनाई थी उसके अकॉर्डिंग गणतंत्र के शत्रुओं की गिरफ्तारी व उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, मजदूरी व कीमतों को अधिकतम सीमा जो है वो तय कर दी गई थी। समता रोटी सभी के लिए खाना क्या था, अनिवार्य था। और उस समय उनको जो है सितोयन और सितोयिन संबंध जो शब्द हैं उनसे संबोधन के लिए शुरू करना, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारकों का वर्णन आपको करना है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन से होंगे? एक तो अक्षांश होते हैं, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो जलवायु है। ऊंचाई जैसे हिमालय है, हिमालय द्वारा मध्य एशिया की जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकने का काम करता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए अगर हिमालय पर्वत ना हो। वायु दाब, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक जो पवने हैं उन पवनों वाला क्षेत्र और धरातलीय पवने, तो ये सभी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूंजीवाद समाज के प्रति कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण करना है। तो कार्ल मार्क्स के विचार क्या थे पूंजीवाद समाज के लिए? सबसे पहला था औद्योगिक समाज जो है वो, उसका मानना क्या था कि जो ये औद्योगिक समाज है ये पूंजीवाद समाज है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। ठीक है, कि जो ये मुनाफा इनको दिया जाता है ये सारा मजदूरों की मेहनत है केवल। जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संग्रह करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता और शोषण से मुक्ति के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, ऐसे जो है उनके विचार थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्व का विश्लेषण करना है। तो चुनाव अभियान का महत्व क्या है? ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कैंपेन की जाती है,
सभी अपने अपने जो वादे हैं उनको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सभी अपनी अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको गिनवाते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? तो क्या फ़ायदा होता है इससे? तो लोगों को उम्मीदवारों और उनके वादों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जनता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों, उनके दलों, विचारों और नीतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। बेहतर प्रतिनिधि के चयन के लिए आधार तय करने का अवसर मिलता है और चुनाव चर्चाओं में पक्ष विपक्ष जो है भाषणों में शामिल होने का अवसर मिलता है और राजनीतिक ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो ये इसके कारण रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख घटकों की भूमिका की व्याख्या करनी है। तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित घटक कौन से हैं? तो देखिए, पहला घटक रहेगा बफर स्टॉक। इसमें अनाज की कमी होने वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम है। कीमत पर अनाज के वितरण की व्यवस्था करना, खराब मौसम व आपदा काल में अनाज की समस्या का हल करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो ये तो हो जाएगा घटक बफर स्टॉक की। ठीक है, उसके बाद है घटक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अनुसार क्या है, राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में राशन कार्ड के द्वारा बाजार कीमत से कम कीमत पर बेचना। तो जो गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड पे अनाज मिलता है। ठीक है, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। इससे संबंधित परिवारों की आय को शिक्षा स्वास्थ्य में लगाने और लगाने अपनी व बचत करने का जो है अवसर मिलता है। ठीक है, तो जो गरीब परिवार हैं वो क्या कर सकते हैं, जो भी राशन पे खर्च उनको करना था उस पैसे को वो शिक्षा में लगा सकते हैं, स्वास्थ्य में लगा सकते हैं और बचत कर सकते हैं। बाजार मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खंड घ दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, वर्साय में जो संधि हुई थी जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो आप सभी बच्चे जानते हो कि वर्साय की संधि जर्मनी के लिए एक तरह से आत्महत्या थी। ठीक है, सुसाइड थी उनके लिए। तो इसमें पॉइंट्स देने हैं। तो इसमें देखिए 10% जो है 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला के भंडार, ये सभी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को संधि के अनुसार दिए गए थे। और जिससे जो शक्तिशाली जर्मनी था उसने उनको शक्तिहीन बना दिया। जर्मनी की सेना जो है वो भंग कर दी गई। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत सभी तबाही के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया और 6 अरब पौंड का जुर्माना वो उसके ऊपर लगाया गया, जबकि युद्ध में अन्य देशों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद है संधि की शर्तों पर वाइमर गणराज्य द्वारा यूं ही मान लेना जर्मनी के लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि इस तरह की कठोर शर्तों से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से अपंग बना दिया था। आर्थिक संकट के समय जर्मनी के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में पहुंच गई थी। अतः संधि के कारण जर्मनी की जनता आर्थिक स्तर व मानसिक स्तर पर विश्व में असहनीय रूप से जी रही थी, जबकि सारी गलतियां उसने नहीं की थी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक संकट का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उपयुक्त तर्कों सहित कथन की समीक्षा करिए। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि किस तरह जर्मनी की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी इस वर्साय की संधि से, और आर्थिक संकट का इसके ऊपर सबसे बुरा जो असर है वो पड़ा था। तो क्या हुआ था, मुद्रा की अत्यधिक छपाई से मार्क की वैल्यू वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। ठीक है, ज़्यादा अगर हम नोट छापते हैं तो ये असर नहीं होता कि वो अमीर हो जाती हैं। ठीक है, उससे और भी वैल्यू जो है वो गिरती चली जाती है। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही थी। जर्मनी में अति मुद्रास्फीति से जर्मनी दुनिया में हमदर्दी का पात्र बन गया। ठीक है, और जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन वो बहुत ही कम हो गया। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। रोजगारों के लिए दफ्तर के बाहर लंबी कतारें पाई गई। आर्थिक संकट से मध्य वर्ग और जो कारोबारी थे स्वरोजगार में लगे लोगों की हालत वो खराब होती जा रही थी। किसान जो है वो कृषि उत्पाद में बेहिसाब कीमत गिरावट से परेशान थे, यानी एग्रीकल्चर जो है वो भी
डिग्रेड हो चुका था। समाज को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। तो ये आंसर हो जाएंगे, पॉइंट्स आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं। उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो सभी बच्चे जानते हो कि हमारे संविधान में अनेक तरह की स्वतंत्रताएं, वो हमारा राइट है। राइट टू फ्रीडम के तहत कई स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होना, संगठन व संघ बनाना, देश में कहीं भी आना जाना, देश में कहीं भी रहना बसना, ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये सारी स्वतंत्रता हमें राइट टू फ्रीडम के तहत दी गई हैं। उदाहरण के लिए उपरोक्त स्वतंत्रताओं को चुनाव के दौरान, विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों के दौरान, राजनीतिक व अन्य दल का सदस्य बनने के लिए उपयोग करते देखा जा सकता है। लोग अन्य राज्यों में काम करने के लिए करने चाहते हैं और वहां निवास करते हैं। एक काम नहीं चलता तो अन्य काम शुरू कर देते हैं। एक राज्य में नहीं चलता तो दूसरे राज्य में भी चले जाते हैं। अतः भारतीय नागरिक उपरोक्त स्वतंत्रताओं को उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अथवा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। तो आपको पता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को एक तरह से जो अधिकारों की आत्मा कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार बाकी अधिकारों की रक्षा करता है। उपयुक्त तर्कों द्वारा कथन का विश्लेषण आपको यहाँ पर करना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों व सरकारों को अधिकारों के उल्लंघन से रोकता है। मौलिक अधिकारों के लिए अदालत जाकर समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। यह पदाधिकारियों को उनके क्षेत्र अधिकार में सही काम करने की व्यवस्था करता है और अदालतें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न तरह के रिट या आदेश इस अधिकार के तहत जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? निर्धनता रेखा का आकलन प्रक्रिया का विश्लेषण आपको यहाँ पर करना है। तो निर्धनता रेखा किसे कहते हैं और कैसे निर्धनता डिसाइड की जाती है? निर्धनता रेखा है, यह रेखा निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय उपभोग स्तरों पर आधारित है। यदि व्यक्ति की आय उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, तो वह निर्धन माना जाता है। यह रेखा सरकार तय करती है। तो जो भी जीवन की नेसेसिटी हैं, अगर कोई व्यक्ति उनको नहीं जुटा पा रहा है तो वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक न्यूनतम स्तर जो सरकार डिसाइड करती है, अगर उससे भी उसकी आय उतने स्तर से गिर जाती है और वह अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो वो निर्धन माना जाता है। तो जैसे उदाहरण दिया गया है, प्रक्रिया में क्या देखेंगे, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आदि पर आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों को उनकी कीमत से गुणा किया जाता है और खाद्य पदार्थों को कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, तो जरूरी जो चीज़ें हैं, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, इनकी वैल्यू लगा के और इनके पैसे लगाए जाते हैं। अब कोई व्यक्ति जो है अगर उतने पैसे से कम कमा रहा है तो वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत आएगा। और जो खाने की चीज़ें हैं उनको कैलोरी से मापा जाता है कि यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरों में 2100 कैलोरी प्रति दिन है। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति तथा शहरों में 1000 रुपये रखा गया। यह निर्धनता आकलन सामान्यतः हर 5 वर्ष में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये संगठन है जो ये काम करता है। ठीक है, ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं, उदाहरण सहित इस कथन की परख कीजिए। तो निर्धनता के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, भारत में निर्धनता सबसे ज़्यादा तो उपनिवेशवाद के कारण है। बहुत समय तक गुलाम रहने के कारण भारत जो है वो उतनी तरक्की नहीं कर पाया, जो एक मेन कारण है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय जनजीवन को आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त न होना, भूमिहीनता होना, बेरोजगारी, परिवार का बड़ा आकार व काम करने वाला एक व्यक्ति भी इसका कारण है, काम का असंगठित क्षेत्र है, अशिक्षा व खराब स्वास्थ्य है। ठीक है, तो ये कारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। तो प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य लक्षण क्या हैं? प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं।
ये अधिकतर मौसमी नदियां हैं, इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियां जल कम होने की वजह से छोटी छोटी धाराओं में बहती हैं। इनकी लंबाई हिमालय की नदियों की तुलना में कम है और यह छिछली हैं। ठीक है। मुख्य नदियां पूर्व की ओर बहती हैं तथा नर्मदा व तापी ही पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये मेनली किस तरफ बह रही हैं? पूर्व की तरफ, और नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ। गोदावरी द्रोणी को बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी प्रायद्वीपीय नदियों की। अथवा में दिया गया है, झीलें मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती हैं। इस कथन का मूल्यांकन करना है। तो झीलों के बारे में बताना है, झीलें क्यों जरूरी हैं। तो मीठे पानी के अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। झीलें पीने वाले जल का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। झीलों का निर्माण हिमानियों व बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। कुछ झीलों का निर्माण वायु, नदियां और मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी हुआ है। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। यह जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक हैं। झीलें आसपास के क्षेत्र की जलवायु को कंट्रोल करती हैं। झीलें पर्यटन को बढ़ाती हैं, जैसे नौकायान करते हैं, जैसे सांबर झील है ना, सुखना झील है। तो अन्य झीलें जो हैं खेलों का लोग आनंद लेते हैं। ये नमक उत्पादन में सहायक हैं और जलीय पारितंत्र को बनाए रखती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खंड 8 दिया गया है, केस आधारित प्रश्न है। इसमें दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये भारत में कैबिनेट जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री। दुनिया के सभी संसदीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप भी कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पर बिल्कुल मेन है। राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करते हैं। ठीक है। भारत में भी प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट में अपने सहयोग की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री का अधिकार कुछ हद तक सीमित हो गए हैं। तो जो प्रधानमंत्री है उसके अधिकार वो सीमित हो गए, क्योंकि आजकल जो है वो गठबंधन की सरकार होती है, मिलीजुली सरकार होती है, और प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर पाते हैं और उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी की राय माननी होती है। अगर नहीं मानेंगे तो सरकार टूटने का खतरा होता है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदार और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार जो है वो टिकी होती है। क्वेश्चन दिए गए हैं, कैबिनेट किसे कहते हैं? तो आंसर लिख देंगे। कैबिनेट क्या है? मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? कैबिनेट कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है, संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? तो प्रधानमंत्री मुखिया होता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह राजनीतिक दलों के बीच अपनी सरकार व उनकी नीतियों को मजबूती से समर्थन करता है। संसद की कार्रवाई का पूरा नियंत्रण रखता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि वो मुखिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। तो प्रधानमंत्री के अधिकार गठबंधन की सरकार आने से सीमित हुए हैं, क्योंकि मिलीजुली सरकार जो है वो खतरा रहता है सरकार गिराने का, इसलिए वो खुलकर फैसले नहीं ले पाता। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री को सभी दलों की राय लेकर ही फैसले लेने होते हैं, क्योंकि कोई भी दल अगर नाराज हो गया तो सरकार चलाना आसान नहीं होगा। उदाहरण है केंद्र सरकार के रूप में यूपीए सरकार व एनडीए सरकार। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें भी आपको अनुच्छेद को पढ़ना है और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो करने हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है संसाधन के रूप में। ठीक है। जो ह्यूमन कैपिटल है, लोग जो संसाधन के रूप में है, वो सबसे मेन होता है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो चाहे देश के अंदर हैं बाहर हैं, तो उनके ऊपर जो एक इनकम होता है, ठीक है, वो किसी देश की जो इकोनॉमी है उसको डिसाइड करता है।
दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य। यानी अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनसंख्या वो बाकी जितने भी संसाधन हैं उन सब से सर्वोपरि है। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश जो है शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा करता है। अधिक शिक्षित बेहतर प्रशिक्षित द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो बेटा इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या अर्थ है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के लोगों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। विशाल जनसंख्या का एक नकारात्मक पहलू आपको बताना है। तो जब जनसंख्या बढ़ती है या संसाधन नहीं बन पाती तो लोगों की परिवार के सदस्यों के पास संसाधनों की मात्रा कम होने लगती है और जिससे परिवार का रहन सहन का स्तर जो है वो सामान्य से निम्न की ओर अग्रसर होता है। यानी बहुत सिंपल आप और लिख सकते हो कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों की जो आय है वो कम होने लगती है, लोगों के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते जिससे कि गरीबी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण को एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो मानव पूंजी निर्माण देखिए, सकल की कहानी का उदाहरण, गांव सीमापुर में रहने वाला सकल विद्यालय पढ़ने गया और 12वीं कक्षा पास करके कंप्यूटर कोर्स किया, जिसके फलस्वरूप प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली। उसकी मेहनत व लगन से उसके बॉस ने उसे पदोन्नति दी। यहाँ शिक्षा से श्रम की गुणवत्ता बढ़ी और कुल उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, तो एजुकेशन के कारण ही उसको अच्छी नौकरी मिली और अच्छी उत्पाद और उसने अपना एक सकारात्मक जो कंट्रीब्यूशन है, भागीदारी है, वो देश को दिया। तो ये मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। अगला अनुच्छेद आपको पढ़ना है। इसमें देखिए, भारत को उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें जो है हिमालय के बारे में कैसे फैला हुआ है वो दिया गया है, घाटियाँ हिमाद्री के बारे में दिया गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिए गए हैं, हिमालय की श्रृंखलाएं पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं, इस कथन का क्या आशय है? तो हिमालय की श्रृंखलाएं जो है, हिमालय का विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, यानी पंजाब हिमालय से असम हिमालय तक 2400 किलोमीटर है। तो ये आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक हिमालय में स्थित मुख्य जो शिखर हैं उसके बारे में बताइए। तो हिमालय उसके मुख्य शिखर क्या है? कंचनजंगा है, 8,598 मीटर ऊंचाई सिक्किम में, और नंगा पर्वत जो है वो है 8,126 मीटर जम्मू कश्मीर। अगला है, हिमालय के विस्तार का महत्व का उल्लेख बताना है। तो इसका महत्व क्या है? हिमालय के विस्तार में हिमाद्री हिमालय, जिसे औसत 6,000 मीटर की ऊंचाई वाले जो है उसमें क्या है? शिखर हैं। ठीक है, उसके बाद हिमाचल हिमालय में कश्मीर, कुल्लू व भांगड़ा की सुंदर घाटियां हैं, और शिवालिक में कोटली दून, देहरादून, पाटली दून हैं, और ये बहुत अच्छे जो है पर्यटन स्थल हैं। उसके बाद मानचित्र आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें आपको मानचित्र, विश्व के मानचित्र पर ए और बी अंकित किया गया है, उनको पहचानना है और आपको सही बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों से संबंधित एक देश और धुरी शक्तियों से एक देश बताना है। साथ ही आपको भारत के मानचित्र पर अनाईमुड़ी चोटी, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सांबर झील और कोरोमंडल तट के बारे में अंकित करना है। ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया गया है, तो आप चाहो तो इनको भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का मैप दिया गया है जिसमें ए क्या है? ए जो है फ्रांस हो जाएगा, अभी जैसे हमने ऊपर देखा, और बी क्या है? बी जापान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपको जो बताना है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे राजस्थान में सांबर झील हो जाएगा। उसके बाद जो है ये अनाईमुड़ी चोटी यहाँ पे, और ये क्या है? ये कोरोमंडल तट है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। आप
पेपर का। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।